नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की आपकी क्लास चल रही है और इसी के अंतर्गत हमारा टॉपिक हिंदी भाषा का विकास चल रहा है। और पिछली क्लास में हमने बात करी थी मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं और कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। उसके अलावा हमने बात की थी राजभाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा की। और राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हमने पढ़ने का बोला था आपको कि अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम अनुच्छेद, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद पर आज हम करेंगे बात। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से आपका ये बनता है कि अनुच्छेद को रिक्त स्थान भी कहते हैं। ठीक है, राजभाषा से रिलेटेड जो अनुच्छेद है उनको रिक्त स्थान भी कहते हैं। तो आपका इसका सही आंसर आएगा मुंशी अयंगर फार्मूला। ठीक है, मुंशी अयंगर फार्मूला को अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक प्रश्न आपका जो बनता है वो हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है राजभाषा से संबंधित। तो अनुच्छेद है आपके 343 से 351 तक। ठीक है, तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद पर हम करेंगे आज चर्चा कि अनुच्छेद 343 में क्या है, 351 में क्या है, इसके अलावा जो भी बीच में अनुच्छेद आते हैं उनमें क्या क्या है। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं अनुच्छेदों की। तो अनुच्छेद 343 की हम यदि बात करें तो अनुच्छेद 343 में क्या है ये हमको आज पढ़ना है। और 344 में क्या है, 345 में क्या है, ऐसे 351 तक क्या है ये हमको आज बात करनी है इन पर। तो अनुच्छेद 343 की बात करें तो अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, आपको अनुच्छेद 343 में राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है उनमें यह बताया गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो होगी हिंदी और लिपि होगी देवनागरी। अब राजभाषा किसे कहते हैं तो पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं हम कि राजभाषा क्या होती है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि राजभाषा क्या होती है। तो सरकारी कामकाज की भाषा, ठीक है, जो संवैधानिक मान्यता लिए हो या जिसे संवैधानिक मान्यता मिल गई हो उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, अब लिपि की बात करें तो मौखिक ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप देने का तरीका, मौखिक ध्वनि चिन्ह जो होते हैं उनको हम लिखित रूप देते हैं, उसका तरीका ही आपकी लिपि कहलाता है। तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा और लिपि की बात की गई है। तो संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, ये बात कही गई है। अब लिपियाँ कौन कौन सी होती है तो ये हम आपको इसमें बता देते हैं। सर्वप्रथम है आपकी देवनागरी लिपि। ठीक है, सर्वप्रथम है देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि में क्या क्या लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में आपके लिखी जाती है संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या लिखी जाती है भाषाएं, तो कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है तो संस्कृत। ठीक है, इसमें लिखी जाती है संस्कृत, संस्कृत के बाद हिंदी, हिंदी के बाद मराठी। ठीक है, देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी और आपके जो लिखी जाती है नेपाली। ठीक है, संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली ये लिखी जाती है। उसके बाद हम रोमन लिपि की अगर बात कर लेते हैं कि रोमन लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है तो अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन। ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन। ये आप PDF आपको फ्री देंगे हम। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, वहाँ से आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अभी हमने आपको समझाने के लिए अलग तरीके का PDF बनाया है, वो आपको पूर्ण PDF जिसमें रोमन में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है तो अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन इस प्रकार पूरा लिखा हुआ PDF डिस्क्रिप्टिव मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फारसी की। ठीक है, बात कर लेते हैं फारसी में कौन कौन सी लिखी जाती है। तो फारसी की बात करें हम तो फारसी में लिखी जाती है आपकी अरबी और उर्दू। ठीक है, ये दो भाषाएं लिखी जाती है फारसी। फारसी क्या है, आपकी लिपि है ये। और भाषाएं कौन कौन सी लिखी जाती है तो अरबी, उर्दू। अब बची गुरुमुखी। ये यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है तो पंजाबी। ठीक है, पंजाबी गुरुमुखी के अंतर्गत लिखी जाती है। यह आपके 343 अनुच्छेद से संबंधित है। अब अगले अनुच्छेद की बात करें हम, अनुच्छेद 344 की। ठीक है, तो अनुच्छेद 344 की बात करें तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि एक आयोग और एक समिति का गठन कर सके। यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राजभाषा से संबंधित एक आयोग या समिति का गठन कर सके। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था आपका, वो हुआ था आपका 7 जून 1955 को। ठीक है, 7 जून
1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ? ये प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, और कौन सी समिति थी? तो बीजी खेर समिति थी आपकी। ठीक है, बीजी खेर द्वारा, जो बीजी खेर है उनके द्वारा 7 जून 1955 को आपको प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। प्रथम राजभाषा समिति कौन सी थी? तो प्रथम राजभाषा समिति जो थी वो थी आपकी जीवीपी समिति। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? तो 16 नवंबर 1957 को इसका गठन हुआ। ये आपको यहाँ से गठन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। 16 नवंबर 1957 को इसका हुआ था गठन। किसका हुआ था? प्रथम राजभाषा समिति का। तो प्रथम राजभाषा आयोग का 7 जून 1955 और प्रथम राजभाषा समिति का 16 नवंबर 1957 को गठन हुआ। ठीक है, अब प्रथम राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे? तो 20 सदस्य थे और इसमें 19 बिंदु थे और 15 जुलाई 1955 में ये रिपोर्ट दी गई प्रथम राजभाषा आयोग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद प्रथम राजभाषा समिति जो थी उसमें कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य थे, जिसमें से 20 लोकसभा में से लिए गए थे और 10 राज्यसभा में से लिए गए थे। ठीक है, तो टोटल सदस्य कितने थे ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 30 सदस्य थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अनुच्छेद 344। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 345 की। ठीक है, अनुच्छेद 345 में क्या है? तो अनुच्छेद 345 में यह लिखा गया है कि संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को कोई राज्य अपनी राजभाषा बना सकता है। सभी राज्य की अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा एक होती है। ठीक है, और जो संवैधानिक मान्यता लिए हुए होती है। तो इसमें लिखा गया है कि संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी एक भाषा को कोई राज्य अपनी राजभाषा बना सकता है। ठीक है, किसी एक भाषा को कोई भी राज्य अपनी राजभाषा बना सकता है। यह अनुच्छेद 345 में लिखा गया है। यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 346 की। तो अनुच्छेद 346 में क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं हम। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार और राज्य सरकार के मध्य पत्र व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो पत्राचार होता है और जो पत्र व्यवहार होता है उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा का प्रयोग यहाँ पर अनुच्छेद 346 में किया गया है। या फिर किसी एक राज्य सरकार और किसी दूसरी राज्य सरकार दोनों के मध्य पत्र व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार और आपका उत्तर प्रदेश, इन दोनों सरकारों के मध्य बात करने वाली भाषा जो होगी उसका वर्णन अनुच्छेद 346 में किया गया है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 347 की कि अनुच्छेद 347 में क्या है। तो अनुच्छेद 347 में क्या है ये भी देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 347 में क्या है? तो अनुच्छेद 347 में ये लिखा है, किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश भाग जिस बोली का प्रयोग करता है तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह बोली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकता है। जैसे हमारा मध्य प्रदेश राज्य है तो यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग जिस बोली का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उस बोली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर ले। ठीक है, यह अनुच्छेद हमारे 347 में लिखा गया है। अब अनुच्छेद 348 की बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 348 में क्या है। तो अनुच्छेद 348 में है कि एससी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और एचसी यानी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख इसमें किया गया है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जो भाषा प्रयोग होती है और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में जो भाषा प्रयोग होती है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 348 में। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। अगली बात करें अनुच्छेद 349 की कि अनुच्छेद 349 में क्या है। तो भाषा को अधिनियमित करने की विधियों का उल्लेख इसमें है। भाषा को अधिनियमित जिन विधियों के द्वारा किया जाता है उन विधियों का उल्लेख अनुच्छेद 349 में है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से ऐसा पूछ सकते हैं, सभी अनुच्छेदों में से लेके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि भाषा को अधिनियमित करने की विधियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 349 ये हिंदी भाषा के विकास से रिलेटेड प्रश्न आपका बन सकता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 350। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 350 में क्या है। इसका डिस्क्रिप्टिव हम पीडीएफ आपको देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 350 में। तो जन साधारण की शिकायतों को दूर करने के लिए जो आवेदन पत्र होता है
उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में यहाँ पर उल्लेख होता है। जैसे हम आवेदन पत्र लिखते हैं कि हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, तो वो जिस भाषा में हम प्रयोग किए आवेदन पत्र लिखेंगे उस भाषा का प्रयोग इस अनुच्छेद 350 में दिया गया है कि जनसाधारण की शिकायतों को दूर करने के लिए आवेदन पत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 350 में है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 350 के अंतर्गत अनुच्छेद 350 ए और अनुच्छेद 350 बी भी आते हैं। तो अनुच्छेद 350 ए की यदि हम बात करें, ठीक है, अनुच्छेद 350 ए की बात करें तो अल्पसंख्यक लोगों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, ये लिखा हुआ है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, उनकी मातृभाषा में दी जाए। ठीक, ये अनुच्छेद आपका 350 ए के अंतर्गत लिखा गया है। अब 350 बी की यदि हम बात करें कि अनुच्छेद 350 बी में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 350 बी में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 350 बी की बात कर रहे हैं हम कि भाषाई अल्पसंख्यक लोगों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक लोग हैं, जो ऐसी भाषा जो बहुत कम लोग बोलते हैं, अल्पसंख्यक लोगों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये 350 बी में लिखा हुआ है अनुच्छेद में। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद 351 की। ठीक है, ये हमारा लास्ट अनुच्छेद है राजभाषा से रिलेटेड। तो अनुच्छेद 351 में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार का जो संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार तथा विकास करे। केंद्र सरकार अथवा संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार और विकास करे, मतलब हिंदी का प्रचार प्रसार अधिक होना चाहिए और इसका विकास भी अधिक होना चाहिए। अब यहाँ से एक प्रश्न आपका प्रमुख बनता है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर आएगा चेन्नई में। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हिंदी प्रचार प्रसार का मुख्यालय दक्षिण भारत में कहाँ है, तो चेन्नई में है। ठीक है, प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। अब बात आती है आपके अनुच्छेद तो हो गए समाप्त। अब बात आती है आपके विश्व हिंदी सम्मेलनों की, जहाँ से भी आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत आता है। तो अभी तक कुल 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, कुल 11 विश्व हिंदी आपके सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, मतलब आपके 11 जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम, ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ और कब से कब तक हुआ, तो 10 से 14 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, 10 से 14 जनवरी के बीच में हुआ था और भारत के नागपुर में, मतलब महाराष्ट्र जो राज्य है उसके नागपुर में यह प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो शिवसागर रामगुलाब जो तत्कालीन मॉरिशस के राष्ट्रपति थे, वो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष थे आपके। अब द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन का कब से कब तक हुआ, तो 28 से 30 अगस्त 1976 में हुआ था और पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। तृतीय कब हुआ, तो 28 से 30 अक्टूबर को हुआ आपका, वो 1983 में हुआ। 28 से 30 अक्टूबर 1983 में हुआ और कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली भारत में हुआ। तीसरा जो है वो आपका हुआ कहाँ पर, ये हम देख लेते हैं कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ। तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ आपका। ठीक है, नई दिल्ली भारत में तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। ये यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। उसके अलावा चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ वो हुआ 2 से 4 दिसंबर आपका हुआ 2 से 4 दिसंबर सन कितने में हुआ, तो वो हुआ आपका 1993 में। 1993 में हुआ 2 से 4 दिसंबर के मध्य। ठीक है, पोर्ट लुइस मॉरिशस में यह भी संपन्न हुआ। फिर पांचवें की बात करें तो 4 से 8 अप्रैल 1996 को पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है, वहाँ पर यह हुआ था। छठे की बात करें तो 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन यूके में हुआ। सातवें की बात करें तो 6 से 9 जून 2003, ठीक है, पारामारिबो सूरीनाम में हुआ। फिर आठवें की बात करें तो 13 से 16 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। नौवें की बात करें तो 22 से 24 सितंबर 2012 जोहानसबर्ग अफ्रीका में हुआ। और 11वें की बात करें तो अगस्त 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था।
ठीक है। और अगर हम 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें कि 10वां कहाँ पर हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। तो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था एमपी के भोपाल में। ठीक है, 10 से 12 सितंबर 2015 में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन आ गए, इनकी भी हम जानकारी आपको फ्री पीडीएफ जो आपको देंगे उसमें सीक्वेंस वाइज लिखे हुए ही रहेंगे, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं कि बोली तथा भाषा में क्या अंतर है। बोली तथा भाषा में क्या अंतर है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले बताया था कि बोली और भाषा क्या क्या होती है। अब बोली तथा भाषा में अंतर देख लेते हैं। तो भाषा क्या होती है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है और यह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कोई भी भाषा है वो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। औपचारिक संदर्भ में प्रयोग होता है। ठीक है, औपचारिक जो संदर्भ रहते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है और इसका अपना एक व्याकरण होता है, यह भाषा कहलाती है। अब बोली क्या होती है, तो इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसमें अपनापन होता है, यह अनौपचारिक रूप में प्रयोग में लाई जाती है और इसका कोई व्याकरण नहीं होता। तो बोली तथा भाषा में प्रमुख अंतर यह है कि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता और भाषा का व्याकरण होता है। बोली जो है आपके वो अनौपचारिक रूप से प्रयोग में लाई जाती है और भाषा जो है वो औपचारिक संदर्भ में प्रयोग में लाई जाती है। और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ये इसमें प्रमुख अंतर है आपके। इसकी भी पीडीएफ में हम जानकारी विस्तृत देंगे आपको। पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर हम। अब यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि संपर्क भाषा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, सांस्कृतिक भाषा क्या होती है, विदेशी भाषा क्या होती है, और फिर महत्वपूर्ण तथ्यों पर चलेंगे। और आज हिंदी भाषा का विकास, यहीं पर ये क्लास हमारी एंड हो जाएगी हिंदी भाषा के विकास की। फिर हम आपके लिए कल एमसीक्यू लेकर आएंगे, जो हमने आपको अभी तक पढ़ाया उसमें से कौन कौन से एमसीक्यू बनते हैं उसकी आपकी लाइव क्लास होगी। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड क्लास कल लेके आएंगे, तो फिर हमारा हिंदी भाषा का विकास टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो सर्वप्रथम चलते हैं संपर्क भाषा किसे कहते हैं। तो दो भाषा जानने वाले लोगों के बीच में जिस किसी एक भाषा का प्रयोग होता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा में हम जो है हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संपर्क भाषा यानी दो भाषा जो जानने वाले लोग हैं उनके बीच में जिस किसी एक भाषा का प्रयोग हम करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। तो हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं संपर्क भाषा का, वो कौन सी है, तो हिंदी है। अब बात आती है सांस्कृतिक भाषा की कि सांस्कृतिक भाषा किसे कहते हैं। तो किसी जाति, समुदाय, समाज, प्रांत एवं राष्ट्र की संस्कृति जिस भाषा में निहित होती है उसे हम सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। भारत की सांस्कृतिक भाषा क्या है, तो इसका आंसर होगा संस्कृत। भारत की जो सांस्कृतिक भाषा है वो है संस्कृत। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो जब किसी राष्ट्र की भाषा का प्रयोग हम प्रसिद्ध हो जाता है, ठीक है, जब किसी राष्ट्र की कोई भाषा है उसका प्रयोग प्रसिद्ध हो जाता है और दूसरे राष्ट्र भी विचारों के विनिमय के लिए, इन्हें बातचीत के लिए आपस में उस भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा की दर्जा मिल जाता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का आपका जो है दर्जा मिल जाता है, उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, जैसे अंग्रेजी को। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं विदेशी भाषा क्या होती है। तो विदेशी भाषा की यदि हम बात करें, विदेशी भाषा क्या होती है, तो विदेशी भाषा जिस भाषा का प्रयोग कूटनीति, पर्यटन के क्षेत्र में होने लगे, कूटनीति या फिर पर्यटन के क्षेत्र में होने लगता है, उससे विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, रशियन, ये आपकी विदेशी भाषाएं। ये इस प्रकार से आपके संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, सांस्कृतिक भाषा, विदेशी भाषा से परिभाषा के अंतर्गत एमसीक्यू बन सकता है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपके एमसीक्यू की क्लास होगी कल। ये टॉपिक आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। तो आपका पहला महत्वपूर्ण तथ्य है वो है पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। ठीक है, पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है आपका कि अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वेदव्यास जो है वो पुष्पदंत को कहा जाता है। ठीक है, पुष्पदंत को आपका कहा जाता है अपभ्रंश का वेदव्यास। फिर अपभ्रंश का पुराना नाम क्या है। तो अपभ्रंश का पुराना नाम जो है वो है अवहट्ट। आपके अपभ्रंश का पुराना नाम क्या है, तो अपभ्रंश का पुराना नाम है अवहट्ट। अवहट्ट अपभ्रंश का ही पुराना नाम है। ठीक है,
अगला जो पॉइंट बनता है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो विश्व में जो सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है वो है आपकी भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी बोली जो है विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। तो यहाँ से आपके ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें अगले महत्वपूर्ण तथ्य की, अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो अगला महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है कि एक तो हो जाता है आपका पुष्पदंश को अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है, हमने बताया ही आपको। और अपभ्रंश का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अपभ्रंश जो है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका लास्ट वाला जो हो जाता है फैक्ट हो जाता है, यानी महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पतंजलि द्वारा किया गया था। पतंजलि द्वारा किया गया था। ये पतंजलि योगपीठ वाला पतंजलि नहीं है, पतंजलि ऋषि थे, उनके द्वारा अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण तथ्य। और हिंदी भाषा का विकास ये होता है यहीं पर आपका समाप्त। अब कर इससे रिलेटेड एमसीक्यू होंगे और आपकी ये टॉपिक समाप्त होगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे जो होगा हमारा समास। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन, और इसकी फ्री PDF आप प्राप्त करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।